अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों वाला मामला भी था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको 13 मेंबर बेंच सुन रहा है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस काजी फायज ईसा। आज सिकंदर साहब की फिर बहुत क्लास हुई। सिकंदर साहब किसी बात का भी वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। उन्होंने हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जोड़नी चाहिए, लेकिन उसकी इंटरप्रटेशन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को कर देनी चाहिए थी। रिटर्निंग अफसरान के क्या हुकूक होते हैं और क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या ये जो तीन जो ये हल्फे बयानी दिया गया फ्रॉम साहिबजादा साहब, वो क्यों दिया गया, आखिर ऐसी वजूहात क्या पेश आई थी, और वजूहात हम सबको पता हैं। लेकिन इस वक्त मामला आइन का भी है, और दूसरी तरफ सब आज कोशिश कर रहे थे कि, या उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब को रिहाई हासिल हो जाएगी, बुशरा बीबी भी रिहा हो जाएंगी, क्योंकि इद्दत वाला केस जो कि बहुत ही फ्रिवलस केस है, उसमें दे नथिंग स्टैंड्स इन द वे, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इन एनी केस ऐसा हो ना सका। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला मंडे तक चला गया है, और दूसरा इद्दत वाला केस में अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी पीटीआई, वो इसका हक महफूज रखते हैं। तो जो जज अफजल मजूका हैं, उन्होंने एक बज़ूका मारा है, और पीटीआई की इद्दत का जो मामला है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि अब मज़ीद इसमें आगे समात होती चली जाएगी, और इनकी प्राइवेसी जो मियाँ बीवी की होती है वो आई गेस इट विल सफ़र। बट इसको हम पोलिटिसाइज भी करेंगे, साथ साथ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं अयूब साहब, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स वो करारदाद के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी फील हो रहे हैं। आज इसाक डार साहब ने भी फरमाया कि इन एनी केस हमें एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ आप तभी ले सकते हैं जब आप उसी अक्सरियत से जवाब दें, और उस अक्सरियत से क्या आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपकी अपोजिशन तो आपके साथ नहीं है, और आप फिर अकेले कितने स्टैंड करते हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बहुत मानी के सवाल हैं। लेकिन बजट पास होना है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज, आफाक अहमद साहब ने कहा है कि K4 मनसूबे के लिए बहुत कम पैसे मुख्तस किए गए हैं। शायद वो पीपल्स पार्टी से बात करने के बाद ये बात कर रहे हैं, या मुज़ाकरात होने से पहले की बात कर रहे हैं। क्या अभी भी पैसे कम रखे गए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आज ज्वाइन करें रज़ा हारून साहब, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी वार्म वेलकम सर आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम अकील साहब, जिनको अभी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कि उन्होंने नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया था जो जज थे जहांगीरी साहब, और उसके हवाले से उसके उसके ऑर्डिनेंस के बाद जो बेंच बनाया गया था, उस बेंच को भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रज़ा हारून साहब, आप बताइएगा, ये रूल ऑफ लॉ में जिस तरह से आज हम देख रहे हैं एक इद्दत का केस एक मुअम्मा बना हुआ है, और बिल्कुल वेपनाइज और डीमनाइज नहीं करना चाहिए किसी मियाँ बीवी के रिश्ते को। आई एम नॉट सेइंग कि गलत हुआ या सही हुआ, हम बस एक 190 मिलियन पाउंड केस नहीं सही स्टिक हुआ, तोशा खाना नहीं स्टिक हुआ, मतलब, और इनके कोई दहशतगर्दी के मुकदमात जो मजीद लगाए गए वो नहीं हुए, मतलब रियली आर वी लेफ्ट विद इद्दत एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में बुलाने के, यस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ग्लैड टू बी इन योर प्रोग्राम, प्लीज टू बी हियर। इद्दत का केस तो कोई भी डिस्कस नहीं करता, इसलिए कि सबका ये ख्याल है कि इस केस को होना ही नहीं चाहिए था। अगर होना भी चाहिए था, उसको पहली दूसरी हियरिंग पे इसको खत्म हो जाना चाहिए था। इसमें बज़ाहिर सिवाय इसके कि इजाब और कबूल और दो अफराद की बाहमी रजामंदी, इसके अलावा इसमें कोई कानूनी पेचीदगी इसमें से है नहीं, और शरई भी नहीं है, मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है। दूसरी बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बजाय इसके कि 200 केस बनाते और 150 केस बनाते और हर तरह का केस बनाते, जो कि फिर कुछ भी नहीं संभाला जाता, 2-4 केस जो इम्पोर्टेंट नौयत के थे, हाई प्रोफाइल थे, 790 मिलियन पाउंड का केस है तोशा खाना में। एक वक्त में हम सुन रहे थे कि बड़ा सॉलिड केस है और बड़ा पेपर वर्क है, रसीदें हैं, फला है, टिमका है। तो साइफर केस बहुत मजबूत केस था। मैं अभी भी साइफर केस के जजमेंट जो है वो उसके जजमेंट के अंदर मैं कुछ बातें समझ नहीं पाया हूँ। बड़ा मजबूत केस था साइफर केस का बहरहाल, और उसमें जो वायलेशन हुई थी, उस वायलेशन का बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया नहीं जा सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को जिसने ओथ लिया हुआ, उसके बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया नहीं जा सकता जब वो जलसे में खुलेआम खड़े होकर क्लेम कर रहा हो और कन्फेस कर रहा हो कि मेरे हाथ में साइफर है, उसकी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ। दैट वाज इनफ। तो जहां इतने फजूल के केस बनाए, वहां चंद ये हैवी केसेस के अंदर विद एविडेंस एंड सर्कमस्टांशियल जो भी प्रूफ थे वो लेकर अदालतों में अगर इसको सही लड़ा जाता, तो मैं समझता हूँ कि कोई मोरल आपके पास स्टैंस आज होता। आज आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक करके वो मोरल स्टैंस यूज करते जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो पीटीआई की करंट लीडरशिप है, और ये पीटीआई के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हैं
उनसे बात होती है तो उनका ये ख्याल है कि इस लीडरशिप को, चूंकि ये एक अपॉर्चुनिटी की वजह से एक वैक्यूम जो पैदा हो गया था पीटीआई में, तो ये कुछ चंद लोग जो वकला भी हैं, अक्सर सब दोस्तों में किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो आम ख्याल है वो ये है कि चूंकि ये वकला हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं, फ्रंट लाइन में आ गए हैं, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इनकी भी कोई ऐसी बहुत जल्दी ख्वाहिश नहीं है कि इनके लीडरान जो हैं वो जेलों से बाहर हैं। तो लीगली भी इनके केसेस अगर आप देखें, जो लीगल इनके केसेस चल रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन चल रही हैं, कहीं पे भी आपको वकला की फुर्ती नजर नहीं आती। जजेस ठीक है, कहीं ना कहीं वो जरूर उनको जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर भी दे रहे हैं और रास्ते भी निकाल के देते हैं, लेकिन वकला की फुर्ती मैंने कहीं नहीं देखी। ये जो भी इनका केस अभी चल रहा है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ भी आप देखें ना कितनी बड़ा लकुना है कि पीटीआई इज नॉट इवन अ पिटिशनर, एंड व्हाई शुड दे बी? दे हैव गॉट सो मेनी सामने बैठे हुए लोग, देयर आर सो मेनी हमदर्द sympathizers. Why PTI is not a petitioner in this? जबकि PTI हर बात PTI के लिए हो रही है, लेकिन PTI itself में petitioner ही नहीं है। इतना बड़ा फॉल्ट है इस केस के अंदर कि उन्होंने वैसे रजा हारून साहब परसों ये दरख्वास्त दी थी कि हमारे पास भी कुछ कहने को है और हमें इसमें शरीक बनाया जाए, लेकिन आई थिंक वो कहीं पहुंचा नहीं मामला, लेकिन ये बात उन्होंने की जरूर है। मैं जस्ट टू टेल, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन मतलब ये आफ्टर थॉट्स है ना सारे के सारे। वो 3-4 दिन की हियरिंग सुनने के बाद उनको ख्याल आ रहा होगा ना, जब इतना ज्यादा एक मैटर उनके लिए उठाया गया है कि उसके अंदर उनको ख्याल आया होगा कि भाई हम तो है ही नहीं, केस ही हमारा सारा होना है। जो प्रॉब्लम ये आ गई, जो एसआईसी के दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे सिद्दीकी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, दे आर प्लीडिंग लाइक अ पीटीआई केस। तो कोर्ट्स में ये सब नहीं चलता ना। कोर्ट्स में अगर आपका एक पिटीशन है, उसकी अगर प्लीडिंग है, यू हैव टू रिमेन विद इन दैट प्लीडिंग, नॉट आल्सो द वकलास, काउंसलर्स, बट आल्सो द जजेस, दे हैव टू रिमेन विद इन दैट डोमेन। उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते ना। जो प्लीडिंग आपके सामने नहीं आई है, उस पे आप कैसे डिस्कशन वहां कर सकते हैं? और तीसरी अहम बात ये है कि जो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा था, मैं उस हवाले से थोड़ी क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं सना, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शंस में जब नॉमिनेशंस होती है, तो उस नॉमिनेशन के वक्त कभी भी सियासी जमात एक उम्मीदवार का टिकट नहीं, फॉर्म नहीं भरवाती, 3-4 के भरवाती है। और उन तीनों चारों के फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि हम फला पार्टी के कारकुन हैं। इंतजार किया जाता है जब तक स्क्रूटनी ना हो जाए। तो स्क्रूटनी में अगर प्राइम कैंडिडेट पास कर लेता है तो उसको फिर टिकट जारी किया जाता है, और जो नहीं करते उनको उनसे विड्रॉ करके एक को कवरिंग रखा जाता है, तो वो कवरिंग इंडिपेंडेंट बन जाता है। और जो पार्टी लेटर की बात हो रही है, पार्टी टिकट की बात हो रही है, वो इश्यू ही उस वक्त किया जाता है जब पार्टी के पास सिंबल हो। आप तमाम पार्टियों के पार्टी टिकट्स के लेटर उठा के देख लें सना, आप रिकॉर्ड मंगवा लें, उनकी आखिरी लाइन में लिखा होता है कि फला फला आदमी है फाइल्ड द नॉमिनेशन, प्लीज अलाउ हिम द सिंबल ऑफ द पार्टी। तो जिस पार्टी का सिंबल ही ना हो, अनफॉर्चुनेटली हो या किसी अदालती फैसले की वजह से ना हो, वो उसके लेटर की तो कोई हैसियत ही नहीं है। सो देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटीज एंड प्रोसीजरल फ्लॉज। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मामला अदालत में। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें रजा हारून साहब। मैं अंजुम वकील साहब का जाने के पहले थोड़ी सी वजाहत भी करना चाहूंगी और आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज बड़ा क्लियरली ये सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस हुआ और सिकंदर साहब जो रिप्रेजेंट करें इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा 3 बयान हल्फी क्यों देने पड़े साहिबजादा साहब को। और वो साहिबजादा साहब की अपनी कहानी है कि पहले मुझे शटल कॉक दे दिया, फिर मुझे कहा टावर दे ले लो, फिर और वो कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि वो पीटीआई नजरियात के साथ हैं और उनका सर्टिफिकेट भी साथ लगा रहे हैं, तो आप कौन होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाने में? तो ये तो एक आपको साफ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन की गलती है, ब्लंडर तो मारा है पीटीआई ने, वो मुझे उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ ना। हमने तो कोई पहला इलेक्शन तो नहीं है हमारा, हम तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम 88 से देखते आ रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में यही होता है। मिसाल के तौर पे किसी हल्के से मैं उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ कोई अंजुम वकील साहब उम्मीदवार है, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, हम दोनों फॉर्म जमा कराएंगे और इंतजार करेंगे कि हम दोनों में से किसकी स्क्रूटनी क्लियर हो जाती है। जिसकी स्क्रूटनी क्लियर हो जाएगी वो बयान हल्फी देने के साथ पार्टी का उम्मीदवार बन जाएगा, और दूसरा बंदा जिसकी स्क्रूटनी कंप्लीट होगी, जिसको पार्टी टिकट नहीं देगी, वो बयानी हल्फी जमा कराने के बावजूद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हर दफा ऐसा ही होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रोसीजरल फैक्ट है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं। ठीक है, ओके अंजुम वकील साहब, आपके ऊपर तो वैसे हामिद रजा साहब का जो मसला है, वो सॉरी हामिद रजा साहब का मसला यही है कि जब उन्होंने ये टिकट्स फाइल किए और टिकट्स विड्रॉ किए,
तो ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट। ये प्रोसीजर बात है, इसके अंदर टेक्निकलिटीज को लेकर के इतनी लंबी डिबेट करना, बहरहाल प्रोसीजरल प्रैक्टिस यही है। सर वेर जस्ट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ कोर्ट टाइम सर। मुझे तो यही लगता है कि बहुत ज्यादा कोर्ट का टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि एक सियासी मसला है, उसको एक कानूनी पेचीदगियों में आप फंसा देंगे और उलझा देंगे, तो फिर कहाँ से हम इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। और इसमें वाजे तौर पर ब्रॉड माइंडेडनेस दिखानी पड़ेगी, कोई मतलब कोई और सोच पैदा करनी पड़ेगी, मे बी री इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इन एनी केस वो सीटें जिनके मैंडेट के मुताबिक उनको मिलनी चाहिए उनको तो मिलनी चाहिए। लेकिन इन एनी केस लेट मी जस्ट गो टू अंजुम वकील साहब। अंजुम वकील साहब, एक तो आपका बजाते खुद एक मसला चल रहा है कि शो कॉज नोटिस आपको इशू हुआ है कंटेम्प्ट का, कि आपने जहांगीरी साहब को नेपोटिज्म का उन पर इल्ज़ाम लगाया, करबा परवरी, और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि जी आप इसको प्रूव करें, और आपसे पढ़वाया भी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इद्दत वाला केस, पहले हमने नून लीग से सुना, मुझे तो भूलता नहीं है कि कितनी दफ़ा दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि ओपन एंड शट केस ये है, ओपन एंड शट केस ये है, ये वाला भी ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ये तो 2 दिन के बाद ही इनको सज़ा हो जाएगी। लेकिन वो कुछ ऐसा ना हुआ। आखिरी जो हरबा था वो इद्दत का केस था। ये आपको भी वीक नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है, मैं अपने की ऐसी बात का बता दूं कि कोई चीज़ इसमें दानिस्ता नहीं की गई। कुछ अल्फाज के चुनाव में गलती हुई है, और वो भी आप जानते हैं कि जब एक वकील आदमी कर लेता है तो फिर जो क्लाइंट है वो जनरली साइन नहीं करता है। तो उसमें बहरहाल जो भी हुई, हमने उसकी अदालत से माजरत भी की और आइंदा भी करेंगे। हम तो अदालत का बहुत एहतराम करते हैं। एक तो मसला ये है, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इद्दत का केस, ये तो बड़ा सीरियस केस है। देखें आप, इससे पहले इनके जो केस थे तोशा खाना, उसमें ये बरी हो गए हैं। इसमें सऊदी अरब की घड़ियाँ भी बीच में चली गई, इसमें इराक की अंगूठियाँ भी चली गई, अलकायदा ट्रस्ट वाले पर सारा सिलसिला चला गया। लेकिन उसमें देखें आप, वो तोशा खाना में बरी हो गए। 190 मिलियन पाउंड की बात थी, वो भी उसमें ये चेते फारग हो गए। साइफर में भी फारग हो गए। जो साइफर में कभी कहते थे कि ये अमेरिकन साजिश है, तो आज उसमें भी बरी हो गए। 9 मई का वाक़या पूरी दुनिया के सामने है, वो भी आप जानते हैं कि 9 मई में क्या हुआ था। ये तो रोज़े रोशन की तरह सामने है कि उनके अपने अजीज़ व कारब इस 9 मई के वाक़े में साले शामिल थे, उसमें भी वो फारग हो गए, बेगना हो गए। जो एंटी स्टेट इन्होंने पोस्ट लगाई थी, उसमें भी ये फारग हो गए। तो अब ये जो केस है ये सीरियस ना होता तो क्यों जज साहब इसको सजा देते हैं? देखें, हम मुसलमान हैं, ये सारी इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं कि हमने खुदा ना खास्ता अगर आपने तलाक लेनी है तो उसके बाद 4 महीने तक आप अगली शादी नहीं कर सकते। तो आपने 1.5 महीने बाद जो है वो शादी कर ली, तो ये इस्लाम में है। इस पर मेरे ख्याल में हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून की हमें पासदारी करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ सही फैसला जज साहब ने दिया है। आज अगर इसमें भी ये इनकी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं बरी हो जाऊँ, लेकिन मुझे इस हद तक तो यकीन है कि क्योंकि आज का ये बड़े लाडले हैं, शायद आगे हाई कोर्ट में भी इनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये है कि फैसला जज साहब ने बड़ा सही फैसला दिया कि 7 साल इसकी जो है सज़ा है इस केस की। तो अभी उन्होंने जो फैसला दिया, मैं समझता हूँ उस जो पिछले जज सेशन जज का था वो उन्होंने उसी को वैलिड करार किया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन फैसला किया है। बाकी आप उनके जो बाकी हालात हैं वो आपके सामने है। सुन्नी तहरीक और ये जो पूरा एक इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, देखिए एक पार्टी की असम्बली में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ही नहीं है, तो वो कहता है ये मुझे 40 सीटें ख़वातीन की दे दें, कैसे मिल सकती हैं? देखें, इनके तमाम लोग मुख्तलिफ निशानात पर लड़े हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, तो किस तरह इनको सीटें दी जा सकती हैं? मैं तो समझता हूँ ये तो हम बिल्कुल जाहिल लोग हैं। ला के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमें भी ये पता है कि एक आदमी की सीट ही नहीं है तो उसे कहाँ से सीटें मिलेंगी। लेकिन फिर भी उनका केस बड़ा गौर से सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह बड़ा मेरिट पे ये फैसला करेगी, और वो भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। तो क्योंकि इनकी पार्टी एक हादसाती पार्टी, हादसे के ज़रिए ये सारे लोग पार्लियामेंट में आए हैं,
इसलिए इनको न पार्लियामेंट का एहतराम है, न पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का एहतराम है। इनको कानून ये इनके जो इनको फ़ायदा मिल जाए तो वो इनके लिए बेहतरीन कानून है। जहाँ इनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए, ये कहते हैं जी कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो जज साहब ने इंसाफ नहीं किया। मेरे ख्याल में देखिए, मैंने अपनी गलती की। अभी आपने पहले क्वेश्चन मेरा मुझसे किया तो मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और मुझे मदद करनी चाहिए। इसी तरह इनको भी तमाम फैसले मानने चाहिए। हाँ, कोई इनका हक़ के आगे अपील के लिए जाएँ, अपील जा करें को हाई कोर्ट में, तो अगर इनको इंसाफ मिलता है तो मिले। लेकिन जो इस पार्टी का देखें, 4 साल इन्होंने हुकूमत की है और 4 साल के बाद आज एक दफ़ा फिर इनको अच्छी अक्सरियत मिली है। लेकिन आप आज जो अमेरिकन पार्लियामेंट में जो करारदाद मंजूर हुई है, ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर नहीं हुआ या पीटीआई के लिए बेहतर नहीं हुआ, पाकिस्तान की आज़ादी पे आना चाहिए। देखें, ये इतनी दिलचस्पी से इतनी ये करारदाद मंजूर कराना, ये एक बाकायदा लॉबिंग का हिस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है। ये उन्होंने ये करारदादें फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं जो वो क्यों नहीं उस वक्त अप्रूव करी, वहाँ क्यों नहीं करारदादें पेश हुई और मंजूर हुई, और फिर कश्मीर के लिए क्यों नहीं करारदादें ये क्यों नहीं पेश हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है उसके लिए क्यों ये सारी चीज़ें सामने आई। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और शुरू से हम कहते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तैयार किया गया है और एक अंदर के बंदे को ऐसे तरीके से तैयार किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंदर से पाकिस्तान को तोड़ा जाए। और बिलखसूस पाकिस्तान के जो बड़े मजबूत अदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। आज अगर हमारी फ़ौज ना हो तो हम रात को कहाँ सुकून की नींद सो सकते हैं। आज हमारे बार्डर उन्होंने संभाले हुए हैं, इसलिए हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। हमारे जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े अफसर वहाँ शहीद हो रहे हैं। वो पाकिस्तानी कौम के लिए और हमारी आज़ादी के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारे सुकून की नींद के लिए वो वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जो महाज़ बनाया वो भी आपके सामने है। आप जानते हैं कि किस तरह उन्होंने मसल्ला अफराद के अंदर के लिए साजिश का एक जाल बनाया, किस तरह उन्होंने 250 से ज़्यादा जो है दफाई जो हैं अदारे वहाँ पर उन्होंने हमले किए, किस तरह उन्होंने शोदा के जो निशानियाँ हैं उनको उन्हें तौहीन की। ये सारी चीज़ें जो जिंदा कौमें तो होती हैं अपने शोदा पर हमेशा नाज करती हैं, फ़ख्र करती हैं। ये इन्होंने जो किया ये पूरी कौम के सामने है। और फिर कहते हैं हमने तो नहीं किया, ये साजिश है हमारे, ये हमारे खिलाफ प्लान है। ये तो आप मुझे से समझ नहीं आती कि जो लोग ये बात करते हैं कि उन्हें एक दफ़ा सोचना चाहिए कि ये एंटी स्टेट जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं ये पाकिस्तान की को जो है नुकसान दे रही हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा जी कि वो आपके हनीफ अब्बासी साहब भी कल कह रहे थे एक साजिश है पाकिस्तान फौज के खिलाफ और हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हमसे छीन तो नहीं सकते, इसलिए हमें खत्म करना चाहते हैं। और ये खत्म एक करारदाद से अगर पाकिस्तान हो जाए तो फिर क्या कहिए, मतलब मैं जुर्रत नहीं कर सकती कुछ कहने की। लेकिन मतलब इतना ये करारदाद के नतीजे में अगर आप भी करारदाद पास करते हैं तो आपको भी एक मेजोरिटी के साथ पास करनी पड़ेगी। और वहाँ 368 कांग्रेसमैन थे जिन्होंने, कांग्रेसमैन एंड वुमेन जिन्होंने इस पे वोट दिया था। आप इतनी तादाद लेकर आ सकते हैं? क्या आप 2 तिहाई अक्सरियत से कर सकते हैं ये बात? मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, अंदर तक ही रहने चाहिए। और हमें अभी ये वाज़िया मैसेज देना चाहिए, चाहे वो बहुत बड़ी सुपर पावर है, कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में आएँ। हमारे 100 इख्तलाफात हैं, ये नहीं कि पहली दफ़ा हुए हैं। घर में इख्तलाफात भी होते हैं, कल ठीक भी हो जाते हैं। आपके सामने इलेक्शन की बात करें, 2018 वाला इलेक्शन भी तो आपके सामने है ना, वो कितना साफ हुआ था। अगर मैं तो इस इलेक्शन को साफ इलेक्शन कहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर वो खामियां हैं तो अमेरिका या वहाँ पर लॉबिंग करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पर करदाद पेश करने की क्या ज़रूरत थी। वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हम अंदर लड़ें झगड़ें जो करें, हमारे घर का मामला है। तो ये जो इब्तदा हुई है, मैं समझता हूँ बड़ी ख़तरनाक इब्तदा हुई है। ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हुई है। आप ये बताएं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो इमरान खान या पीटीआई की सियासत किधर गई? फिर कहाँ से सियासत करेंगे, कहाँ से वज़ीर आज़म बनेंगे?
अंजुम वकील साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कल मेरे साथ प्रोग्राम, एक मिनट गुजारिश सुन लीजिएगा। मैंने कहा कल, और ये रजा हारून साहब आपके लिए भी सवाल होगा, कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि खत्म कर दें, हमें निकाल दें, हम सबको अरेस्ट कर लें, पीटीआई का नामो निशान खत्म कर दें। अगर वाकई ये इतने लॉबिंग और इतने हमारे दुश्मन और मुल्क दुश्मन सियासतदान हैं, तो फिर वो खत्म करें, इनका कला कामा करें, फिर इनके खिलाफ भी एक वो ऑपरेशन कर दें, अगर वो ऑपरेशन ऑलरेडी इनके खिलाफ नहीं है तो। मतलब फिर इनको एक सियासी जमात कबूल भी करना, उनको बानी चेयरमैन पीटीआई भी मानना, उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमात भी लगाना, फिर कहना जी हमारे हाथ में नहीं है, ये जजेस देखेंगे, फिर जजेस अगर फैसले आपके मुताबिक ना दें तो आप कहेंगे जी वो लाडले हो गए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर इस मुल्क में इतना क्लैरिटी के साथ हमें पता है कि वो जूइश लॉबी ने उनको खड़ा किया और जो सारा कुछ हुआ, तो फिर उनकी पार्टी एग्जिस्ट क्यों करती है? वो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? वो भारी अक्सरियत से क्यों जीतते हैं? अगर अवाम उनके साथ है तो क्यों है? आप इसका जवाब पहले देंगे, फिर मैं रजा हारून साहब से पूछती हूँ। देखें जी, मैं तो कहता हूँ ऐसी पार्टी को जो मुल्क दुश्मन जिनके इरादे हों, जिनके इरादे आप इस करारदाद से सामने आ गए हैं, उनको तो कलअदम करार देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वह पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करना सबका फ़र्ज़ है। आप 9 मई का वाक़या कोई हमने तो नहीं कहा जाके करें, ये 9 मई का वाक़या आपके सामने है। अब जिसने किया है वो सज़ा तो भुगते ना, सज़ा तो भुगतनी चाहिए ना। एक आम आदमी छोटा सा जुर्म करता है, चोरी करता है, उसके लिए सज़ा है, और जो इतना बड़े दफाई इदारों पर हमला करे तो कोई वीडियो नहीं है ना डंडे मारते हुए। खान साहब तो नहीं है कहीं डंडे मारते हुए, जिनकी इमेजेस हैं वो भी छुट गए हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए, फिर वो सब राज दुलारे हो गए, उनके सारे दाग धुल गए। रजा हारून साहब मुझे क्लियर कीजिएगा, एक तो मुझे मुराद रईस साहब का नाम सामने आया था जियो फेंसिंग में, जी इन्होंने 70 कॉलें की थी या 170 कॉलें की थी। फिर आपको अंदलीब अब्बास साहबा की स्टोरी पता है। मैं किस किस का नाम लूं? जो दूसरी पार्टी में चला गया, जिसने सियासत छोड़ दी वो बच गया, जिसने डंडा उठाया ही नहीं वो आज जेल में बैठा हुआ है। दो बात है, दो सवाल आते हैं आपके। पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, जब किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट कमिट होता है, क्रिएट होता है, और खासतौर पर वायलेंस इन्वॉल्व हो, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली फौरन ही देखा जाता है। आज उस इवेंट को भी जो है वो साल से ऊपर हो गया, तो अभी तक हम यही सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कोई मजबूत केस, सबूत और शवाहिद के साथ नहीं बना सके हैं, या बन गया है तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि बहरहाल इंसिडेंट्स तो हुए हैं, आग भी लगी है, तोड़फोड़ भी हुई है, हमला भी हुआ है, तमाम चीजें हुई हैं। तो अकरेंस ऑफ वायलेंस तो हुआ है, इवेंट तो हुआ है। अब उस इवेंट के पीछे क्या था, वहां जिस प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन ने जो काम करके जो अपना केस मजबूत बनाना था, वो हमें आज तक नहीं पता चला कि वो कितना मजबूत केस है और वो किस स्टेज के ऊपर है। तो उसकी तहकीकात होना जरूरी है। उसकी इंस्ट्रक्शंस किसने दी? जाहिर है खान साहब का उसके अंदर इस तरीके से नाम नहीं आता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वही इसके शामिल है। लेकिन वो बड़ा वाकया है, वो छोटा वाकया नहीं है, और इसलिए बड़ा वाकया है सना कि वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे शहरों में हुआ पाकिस्तान के। अगर किसी एक जगह पर होता, किसी एक इदारे के खिलाफ होता, पार्लियामेंट के सामने होता, तो हम इस बात को समझ सकते थे कि हाँ भाई चले, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ये बड़ा प्लान तो जरूर था, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होना और फौज को ही सामने रख के करना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाना, इससे तशवीशनाक बात है ना। 1 साल तो नहीं लगता ना इस तमाम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये तो नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात है, जो अमेरिका वाला मामला है, ये संजीदा इस वजह से है कि हमारा एक एम्बेसी है ना जो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, उसके एक एम्बेसडर साहब भी हैं। मतलब ही हैज प्रैक्टिकली फेल्ड टू बेसिकली लॉबी और मेक द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू हर्ड। उनका तो काम ही वहां पर यही है ना, उनका कोई और काम थोड़ी है। एक तो वहां फेल हुए हैं, दूसरा हमारा फॉरेन ऑफिस फेल हुआ है, और तीसरी बात ये कि उनकी रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन इवन देयर गवर्नमेंट ना। वो उनकी एक विल है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है, बहुत बड़े नंबर से पास की है। उसका जवाब अब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में एक रेजोल्यूशन पास कर दें, उसका जवाब ये नहीं है। उसका जवाब ये है कि मुझे लग रहा है आप बिलावल साहब को देखना चाह रहे हैं फॉरेन ऑफिस में, मैं भी देखना चाह रही हूँ।
हमारे साथ मौजूद है अंजुम वकील साहब फ्रॉम PMLN एंड रजा हारून साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऑफ कोर्स हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि गौहर अयूब साहब ने आज सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट में कह दिया है कि उन्होंने खान साहब को खत भी तरतीब दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि ही विल नो लॉन्गर बी सर्विंग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, विच इज़ प्रॉबली इन द रिएक्शन कि आज बार बार ये उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि ही शुड कॉल अप फॉर अ प्रोटेस्ट और मुल्क गिर हड़ताल होनी चाहिए और जो लोग थे वहाँ पर बड़े मुश्तल थे। एंड आई थिंक और अयूब साहब ट्राई टू एब्सटेन। जी आपकी कमेंट्स सर इस पे हारून साहब। उमर अयूब साहब जो है वो मेरे ख्याल में उनका इस्तीफा, हाँ उनका इस्तीफा इस बात की, वही जो हम शुरू में आपके प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, मैं बता रहा था कि जो उनकी वकला की टीम है उसकी इनकॉम्पिटेंसी और जो नॉन सीरियसनेस है वो नजर आती है। इसी तरह लीडरान की जानिब से कोई बड़ी कैंपेन नहीं हो सकी, ना वो पॉलिटिकली मोटिवेट कर सके किसी मास कैंपेन को, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा नजर आता था। मतलब वो देवर हैप्पी टू रिमेन इन इस्लामाबाद और कौमी असेंबली में जो बात कर ली, उसके बाहर खड़े होकर मीडिया से बात कर ली और शाम के मीडिया के प्रोग्राम। तो एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी पीटीआई के हलकों के अंदर, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, खबर तो हमने उस वक्त नहीं सुनी थी कि बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है पीटीआई के दोस्तों में जिनसे हमारी बात होती है। वो लीडरशिप से खुश नहीं है, लीडरशिप की एक्यूमेंट से खुश नहीं है, उनके विजन से खुश नहीं है। वो ये तो समझते हैं कि ये लोग सिंसियर हैं, लॉयल हैं खान साहब के साथ, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि लॉयल्टी जो है ना या सिंसियरिटी डज नॉट मेक अप फॉर द एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। तो ये वही हमने देखा है कि सेक्रेटरी जनरल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अ पॉलिटिकल पार्टी, और उमर अयूब साहब जो है उनका इस्तीफा बहुत सारी बातों की तरफ निशानदेही करता है। और पीटीआई के अंदर जो तोड़ फोड़ का ये अमल है या ग्रुपिंग का अमल है या प्रेशराइजिंग का अमल है, ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे आने दिनों में क्या होता है। लेकिन ये बहरहाल ये प्रूफ हुई है कि अच्छा अंजुम वकील साहब, आज मैं एक सवाल अगेन एक ही सवाल दोनों शख्सियात से, सॉरी मैं पर वक्त की कमी है। अंजुम वकील साहब, आज ये बात हुई है कि आशिक की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि महबूब अगर उसका ना हो सके तो फिर और किसी का भी ना हो सके। तो आपको लग रहा है ये केस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला है वो इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि ना वो आपके होंगे ना उनके? देखें जी, अभी आप देखते हैं कि ये हर हफ्ते मुजाहरा करते हैं पीटीआई वाले, कितने लोग होते हैं। तो ये सारे अब आपस में बिखर चुके हैं। आज की अखबार में देखें तो वाज़ा लिखा हुआ है कि पीपल पार्टी 2 हिस्सों में, पीटीआई जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है और 20-25 बंदों का धड़े लादे बन रहे हैं। तो अफरीदी साहब अपना धड़ा बना रहे हैं। तो ये मैं ये कहता हूँ ये सारा एक हजूम है जिनके अपने मफादात हैं। वो मफादात अब इनके पूरे नहीं हो रहे तो ये फिर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और अब उसकी वजह आप ये आपके सामने है कि आज उमर अयूब साहब ने रिज़ाइन कर दिया सेक्रेटरी जनरल से। लेकिन उसके अलावा भी देखें कि अवाम में ने इनको भेजा है असम्बलियों में कि जाएं और असम्बली में जाके हमारे जो मसाइल हैं उनकी लुक आफ्टर करें, उनकी वहाँ जाके दफा करें और हमारे मसाइल हल करें, मुल्की मामलात हल करें, महंगाई के मामलात हल करें। ये जब से ये पार्टी बनी है, चाहे अब पार्लियामेंट के अंदर भी आ गई है। देखिए पहले पार्लियामेंट में आई थी, आप लोग ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑपरेशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप लोग आवाम को कैसे सर्व कर रहे हैं? महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं, IMF का बजट लेकर आ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं ऑपरेशन की बात भी हो रही है जिसकी बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। आप आज सारे हमारे कल हमने कहा था कि पीटीआई के तमाम जो सपोर्टर हैं, जो लीडर बानी पीटीआई को जेल से बाहर जाते हैं, वो दुआ करें। लेकिन अब दुआ की शायद ज़रूरत नहीं, अब दवा करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दवा कर सकता है और साथ ही में जो अफजल मजूका ने पीटीआई की उम्मीदों पर फेरा है, तो उसके बाद क्या उम्मीद की जाए? अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात को जाना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले में मामला जो है वो बहुत ही मैच जो है वो लग रहा है कि टाइट हो गया है। किसकी जीत होगी मंडे को जानने की कोशिश करेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।